साल 2009 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स में ईरानियन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गई। ईरान का ऑफिशियल फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें यह क्लियरली स्टेटेड था कि ईरान की यह ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। एंड दिस शॉक्ड द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका एंड इजराइल। दोनों भी कंट्रीज में एक तरीके से एक रेस छिड़ गया ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का। एंड इसके लिए दोनों की नजर पड़ी ईरानियन फादर ऑफ बॉम्ब मोहसेन फखरजादे पर। यह वही शख्स था जो 1993 से लेकर 2003 तक एमैड ईरान की एक मेजर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। और अब ध्यान से सुनना, इस शख्स के मरने के बाद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब मिनिमम ऑफ 6 इयर्स से डिले हो गई। इतना सेंसिटिव ये ऑपरेशन था और इतना इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन था। लेकिन इस टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना किसी आम सी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम नहीं था। एंड हेंस एंटर मोसाड। After so many tries by both the countries, USA and Israel, finally 2020 में, right in the middle of the pandemic, मोहसेन फखरजादे के ट्रेल्स मोसाद ने ट्रैक कर लिए और 8 महीनों तक उसे सर्वेलेंस में रखा गया। एक्टिविटीज को स्टडी किया गया एंड देन फाइनली 27 नवंबर को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो मोसाद ने एक ऑन रूट हाईवे के एज पर अपनी एक निसान पिकअप ट्रक को पार्क कर लिया विद एन AI असिस्टेड एंड सैटेलाइट ऑपरेटेड FNMAG मशीन गन। और जब मोहसेन उस हाईवे से पास हुआ, मोसाद एजेंट्स ने 1000 मील दूर इजराइल से मशीन गन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मोहसेन पर 13 शॉट्स फायर किए विद सच प्रिसीजन कि टारगेट से बस 10 इंच दूर बैठी उसकी वाइफ वाज कंप्लीटली अनहार्म्ड। और फिर जैसे ही मोहसेन की सिक्योरिटी निसान वैन की तरफ बढ़ी, बूम, पूरा का पूरा वैन एक्सप्लोर हो गया, leaving no evidence behind. We start this hour with breaking news. One of the country's top nuclear scientists has been assassinated. That he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine gun. इतने skillfully मोसाद ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जो यूएस तक नहीं कर पाया। एंड माइंड यू, जिस इजराइल की हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो भारत के मेघालय स्टेट जितना छोटा है। इतने छोटे टेरिटरी होने के बावजूद भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड है। एक ऐसी एजेंसी मोसाद जिसका नाम सुन के मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप्स कांपने लगते हैं। बट इंटरेस्टिंगली, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसी एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स। 1930s में जब हिटलर का एंटी सेमिटिज्म, एंटी ज्यूज मूवमेंट पूरे पीक पर था, इन रिटेलिएशन टू दिस मूवमेंट जायोनिस्ट लोगों ने, जो कि ज्यूज लोग थे उस टाइम पे, वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक पीस ऑफ लैंड मांग रहे थे और अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर सेटअप करना चाहते थे। और तभी के टाइम पे कांस्टेंट परसिक्यूशन की वजह से ज्यूज तंग आ गए थे और वो पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट होने लग गए थे। बट यहां भी ऑलरेडी अरेबिक पॉपुलेशन हाई था। सो ऑफ कोर्स ज्यूज का यहां पर रहना मिडिल ईस्ट के अरेबिक लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो यहां पर भी मैसिव एंटी जायोनिस्ट रायट्स शुरू हो गए। बट चीजें यहां पर एस्केलेट तब हो गई जब 1930s के अराउंड ही ब्रिटिशर्स ने भी एंटी जायोनिस्ट पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर दिया। अब ऑलरेडी काफी ज्यूज काफी ज्यादा परसिक्यूटेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस जस्ट पुश देम टुवर्ड्स द एज। And by the mid-1930s, कुछ minor Jewish militant groups fully functional military organizations form कर चुके थे। और इन्हीं organizations में से एक था हमारी पिक्चर का मेन हीरो, हगाना। अब इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन के बाद उनको स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और वेपनरीज पे फोकस किया गया। इनका मकसद सिर्फ एक था, फॉर्मेशन ऑफ अ ज्यूइश स्टेट, इजराइल एन इंडिपेंडेंट ज्यूइश नेशन, जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया द इजरायली इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस वजह से हर जगह पर ज्यूइश प्रोटेस्ट और रायट्स होने लगे और ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो गए और 1948 में दे फाइनली डिसाइडेड टू लीव इजराइल। और उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट किया और इस पार्टीशन वाले रेजोल्यूशन के तहत इजराइल को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। सो दिस इज हाउ इजराइल गॉट इंडिपेंडेंस इन शॉर्ट। लेकिन अब तक इजराइल एक डिपेंडेंट स्टेट था, उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन उस वक्त में यूएस ने उन्हें सपोर्ट किया और इजराइल को फाइनेंशियल एड्स भेजना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज के तारीख में भी यूएस का सबसे ज्यादा एड इजराइल को ही जाता है। मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना था इजराइल को, तो जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की, जो इजराइल ने हगाना के थ्रू ऑलरेडी बना तो लिया था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। और इसीलिए 1949 में हगाना के सीनियर कमांडर रियोवेन शिलो के रिकमेंडेशन पर इसी सिस्टम के स्टाफ को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंडर ऑर्गेनाइज करते हुए 1951 को एज मोसाद ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया। लेकिन
मोसाद को अभी भी अपना वर्थ प्रूफ करना बाकी था और उन्हें यह मौका मिला इन 1967 में सारे अरब नेशंस, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे बड़े बड़े कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। Time has come to begin a battle of annihilation. We shall destroy Israel and its inhabitants. Our goal is clear: to wipe Israel off the map. But this was not actually that sudden for Israel, जो कि पूरे दुनिया के लिए अचानक था। And that was because उनके pilots को already पता था, they knew exactly what to expect. Israeli pilots के पास Arab countries के each of 32 bases की every minute की detail थी about what objectives to strike and where and when and how to strike them. इनफैक्ट इनकी प्लानिंग इतनी ऑन पॉइंट थी कि इजिप्शियन आर्मी के एक ग्रुप को तो एक इजरायली एजेंट ने अरब बन के गुमराह करके यानी सही रास्ता दिखाने का नाटक करके पूरी आर्मी को सीधा अपने प्रिजनर ऑफ वॉर सेल तक ही पहुंचा दिया, यानी बिना कोई जंग लड़े सीधा जेल भेज दिया। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में सारे अरबिक कंट्रीज को अकेले ना सिर्फ हरा दिया बल्कि उनकी टेरिटरीज को तक कैप्चर करने लग गया। नाउ दिस वाज अ फिनोमिनल विक्ट्री फॉर मोसाद, इतनी बड़ी विक्ट्री कि इस जंग के बाद से सारे देशों की नजर मोसाद की तरफ मुड़ गई। एंड मोसाद actually never disappointed them. मोसाद ने अपनी पूरी हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक काफी एडवांस और सीक्रेटिव ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। फॉर इंस्टेंस द मोस्ट फेमस एब्डक्शन ऑफ एडोल्फ आइकमैन। हिटलर के मौत के बाद कुछ नाजी कमांडर्स मारे गए और कुछ अंडरग्राउंड हो गए और इन्हीं में से एक था खूंखार दरिंदा एडोल्फ आइकमैन, also known as architect of Jewish Holocaust। लेकिन इस आदमी को 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और ढूंढते ही तुरंत आइकमैन के रूटीन को स्टडी करके उसी के घर के पास से उसे कार से किडनैप करके उसे इजराइल लाया गया और वहां पर उसका ज्यूस की किलिंग के लिए ट्रायल भी करवाया गया। But this was not the best part. What's interesting is कि इस बात की भनक तक अर्जेंटीना के सरकार को नहीं पड़ी। Disappearance of Adolf Eichmann उस टाइम पर एक न्यूज सेंसेशन बन गया था, लेकिन फिर भी the government had no idea कि उसे किडनैप किया गया है। And then cut to 1972, मोसाद का एक और सीक्रेट ऑपरेशन जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतिहास में अमर कर दिया। 1972 म्यूनिच मैसेकर। इजराइल के 11 खिलाड़ी समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने म्यूनिच सिटी के ओलंपिक विलेज में दाखिल हो गए, बट उसी विलेज में सबकी आंखों को धोखा देते हुए पैलेस्टीन के कुछ मिलिटेंट्स भी घुस गए और उन्होंने सारे 11 के 11 इजरायली प्लेयर्स को मार डाला। अब जाहिर सी बात है इस हादसे के बाद इजराइल थोड़ी ना चुप बैठने वाला था। सो एज अ रिवेंज मोसाद ने इन किलर्स को वर्ल्ड वाइड ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसे दर्दनाक तरीकों से मारा कि दुनिया भर में मोसाद के नाम का खौफ बन गया। कुछ के बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया तो कुछ के भेजे में 12 गोलियां उतार दी, 11 ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्लेयर और एक गोली इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से। आई नो काफी ज्यादा वेल थॉट था, राइट? बट द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गलत के साथ गलत किया जाएगा और हैवानियत के साथ हैवानियत ही की जाएगी। इसी तरह भी अंजाम दिया गया 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट और सेम तरीके से 1981 का ऑपरेशन ओपेरा, 1985 का ऑपरेशन मोसेस और ऐसे ही एक के बाद एक कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस मोसाद करता रहा, जिससे वर्ल्ड सुपर पावर्स की नजरें मोसाद पर पड़ने लग गई। और इन्हीं नेशंस में से एक था जो मोसाद की कैपेबिलिटी को बिल्कुल भी डाउट नहीं करता था, वो नेशन था अमेरिका। एक्चुअली यूएसए की नजर मोसाद पर 50 से ही पड़ गई थी और उस दौरान यूएसए अपने एंड से इजरायलियों के लिए काफी सारे एड्स भी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 1959 वो ईयर था जिसमें इनका फर्स्ट ऑफिशियल मेजर जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट हुआ, द ऑपरेशन डायमंड। एक्चुअली 1959 में सोवियत यूनियन ने MiG-21 जो उस टाइम का सबसे एडवांस फाइटर जेट था उसे सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया था। अब इसके बाद सारी डेवलप्ड कंट्रीज की नजर इसी टेक्नोलॉजी पर पड़ी। इनफैक्ट CIA और M16 जैसे यूएस और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज कई बार इसे चुराने की भी कोशिश कर रही थी, बट कोई भी कंट्री इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा अंटिल ऑफ कोर्स मोसाद एंटर्ड, जिसने प्लान बनाया ऑपरेशन डायमंड का। इस ऑपरेशन के तहत 1966 में मोसाद ने इसी जेट के एक पायलट को अपने हनी ट्रैप में फंसाकर वेरी स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा फाइटर जेट इजरायली बेस पर लैंड करवा दिया और तो और यूएस के थ्रू उसे पूरा स्टडी भी करवा लिया। Now, this was a very commendable achievement for Israel. But सोवियत भी यहीं पर रुकने नहीं वाला था। सोवियत ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हुए यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अब मिडिल ईस्ट बेस बनने लग गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का और मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स का, और इनका मेजर टारगेट था इजराइल।
यूएस पर इनके काफी सारे छोटे मोटे अटैक्स कॉन्स्टेंटली होने लगे, बट 2001 में हुआ एक मेजर अटैक 9/11 जिसने यूएन तक को पूरी तरीके से हिला दिया। दिन दहाड़े 2 प्लेन्स हवा में से आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स को डिस्ट्रॉय कर गए और सीआईए या एफबीआई को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूएस के इंटेलिजेंस पर यह इंसिडेंट एक डेंट बन के रह गया, लेकिन अमेरिका अब चुप रहने नहीं वाला था। 2003 में यूएस ने यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और पोलैंड के साथ मिलकर लिबरेट इराक कैंपेन शुरू कर दिया, जिसके जरिए पेंटागन ने सद्दाम हुसैन की इराकी गवर्नमेंट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज और मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स के प्रोडक्शन को फोस्टर कर रही थी, उसे ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया। बट यहां पर बस प्लान ही काफी नहीं था, इन्हें जरूरत थी ट्रेनिंग की, जो वेरी इंटरेस्टिंगली प्रोवाइड किया मोसाड ने। यस, यूएसए की ट्रेनिंग। सो रोड साइड बॉम्ब्स एंड सुइसाइड बॉम्बिंग से बचने के लिए इजराइल से सबसे पहले तो एडवांस टूल्स और टेक्निक्स को एक्वायर किया गया और फिर जनवरी 2003 में यही पेंटागन की टीम इजराइल के कमर्शियल कैपिटल टेल अवीव की तरफ डिप्लॉय हुई, जहां पर इन्हें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और इंटेलिजेंस के लेसन्स मोसाड के एजेंट्स के थ्रू दिए गए। ऑल्सो यूएस के सोल्जर्स ने इजरायली कमांडो से काउंटर इंसर्जेंसी जैसे टैक्टिक्स पर स्पेशल ट्रेनिंग्स भी ली। यूएस ऑफिशियल्स ऑल्सो डिस्कस्ड and learned urban warfare and marine lessons from Mossad। इतना ही कम नहीं था तो इजराइल का स्पेशल एजुकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो फोकस करता है टेररिस्ट टेरिटरीज के बिहेवियर पर, वो भी यूएस ने इजराइल से ट्रांसलेट करवा के मंगवा लिया। सो आई गेस यू कैन सेफली से कि इजराइल ने यूएसए का स्टार्टिंग में लिया हुआ एड विथ इंटरेस्ट चुका दिया। इनफैक्ट अभी हाल में ही 2020 में ही यूएस ने मोसाड की दोबारा से हेल्प लेते हुए एक और एक असैसिनेशन को अंजाम दिया, ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का, जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट के मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा था। यूएस ने उन्हें बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से मिसाइल लॉन्च करके मार गिराया, लेकिन यहां पर उन्हें ट्रैक करना वाज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि किलिंग डे पर सुलेमानी ने थ्रू आउट हिज ट्रैवल ड्यूरेशन अपना मोबाइल नंबर 3 बार चेंज किया था। पर इसके बावजूद भी मोसाड टेल अवीव में बैठकर सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने में सफल रही एंड फाइनली द मिशन वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ईरानियंस के लिए ये इतनी दुख की बात थी कि पूरे ईरान में 3 दिन तक इस घटना का शोक मनाया गया और शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है, एक बार किसी आदमी का नाम मोसाड की हिट लिस्ट में आ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए आज के तारीख में इजराइल के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट हमारे देश भारत के साथ भी इजराइल ने कुहाटा प्लान के तहत पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया था। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में टर्की गए थे, तब उनके प्रोटेक्शन के लिए मोसाड को ही रखा गया था। एंड दैट इज व्हाई आज के तारीख में इंडिया इजराइल जैसे छोटे कंट्री से बहुत कुछ सीख सकता है। सो अब फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप मोसाड के बारे में ये सारी बातें जानते थे? क्या आप जानते थे कि वो इतनी एडवांस्ड है कि अमेरिका के CIA और FBI तक को उन्होंने ट्रेन किया है? इफ यस, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना।